नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से आपको मुखातिब कराने का। मैं देख रहा था बहुत सारी खबरें, देश की खबरें, प्रदेश की खबरें, छत्तीसगढ़ की खबरें, मध्य प्रदेश की खबरें हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहली खबर बड़ी खबर होगी जो कि रहेगी रायपुर से। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कस्टम मिलिंग घोटाले में मार्कफेड के पूर्व एमडी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कस्टम मिलिंग घोटाले में मार्कफेड के पूर्व एमडी गिरफ्तार हुए हैं। मार्कफेड के पूर्व एमडी कौन? मनोज सोनी गिरफ्तार हुए हैं। ईडी ने मनोज सोनी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। झारखंड से मनोज सोनी की गिरफ्तारी हुई है। तो एक एक करके घोटालों के आरोपी भगोड़े पकड़ पकड़ के लाए जा रहे हैं, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और मनोज सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मृगेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। कस्टम मिलिंग घोटाले के बारे में मृगेंद्र बता दीजिए, कहां से पकड़ा गया, कब का यह घोटाला है और कब से मनोज सोनी ये फरार था? देखिए, मनोज सोनी को ईडी की टीम ने कल जो है झारखंड से गिरफ्तार किया था। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है और 4 मई तक जो है उनको रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी टीम ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 4 तारीख तक की ही रिमांड स्पेशल कोर्ट ने स्वीकृत की। ये जो कस्टम मिलिंग घोटाला है वो करीब 500 करोड़ का है, जिसमें 150 करोड़ की रिश्वत का मामला आया है। राज्य सरकार ने, क्योंकि मनोज सोनी जो थे मार्कफेड के एमडी थे और खाद्य विभाग के विशेष सचिव थे, तो इन्होंने कस्टम मिलिंग के रेट को बढ़ाया, 40 रुपये से 120 रुपये किया और उस जो 120 रुपये हुआ उसमें एक कमीशन सेट किया गया। इसमें नान के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो और तमाम लोग शामिल थे। इस मामले की जांच ईडी लगातार कर रही थी और आज जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनको कोर्ट में पेश किया गया। जी, 150 करोड़ बड़ा नंबर होता है। चुन चुन के कार्रवाइयां हो रही हैं मृगेंद्र। तमाम शराब घोटाले की बात की जाए, कोयला घोटाले की, पकड़ पकड़ के इन्हें लाया जा रहा है। जी देखिए, इस मामले में रोशन चंद्राकर से भी पूछताछ की गई। रोशन चंद्राकर जो राइस मिलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और इन्हीं के माध्यम से, ऐसा ईडी का दावा है, ईडी का आरोप है कि रोशन चंद्राकर के माध्यम से ही बाकी राइस मिलर्स से पैसे की वसूली की जाती थी। तो रोशन चंद्राकर और सोनी दोनों लोग मिलकर इस पूरे नेक्सस को बनाया था इन लोगों ने और अवैध वसूली का एक रैकेट तैयार किया था। इसलिए ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। अब इस मामले को लेकर ईओडब्ल्यू में भी, क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार बन गई है, तो ईओडब्ल्यू में भी एक मामला दर्ज किया गया जिसमें तमाम लोगों के नाम है, करीब 32 लोगों के नाम है। उसमें रोशन चंद्राकर और सोनी दोनों शामिल हैं। तो ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों इस मामले की लगातार जांच कर रही हैं। बिल्कुल, और ईडी ने ठान लिया है, सबका हिसाब होगा, सबका किताब होगा और ये सारी जानकारी आपको यही बताएंगे मृगेंद्र, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देख लीजिए, यही एक्सक्लूसिव खबर लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और जो भ्रष्टाचार पर सरकार प्रहार कर रही है उस प्रहार को दिखाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सभा की है। मंगलवार को उन्होंने शिव डहरिया के पक्ष में प्रचार किया। भालेराव मैदान में उन्होंने कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार हैं। उन्होंने मंगलसूत्र पर भी झूठ बोला। सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नारा दिया जाता है। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास की जगह सबका सत्यानाश किया। करारा हमला बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बाकी बची 7 सीटों के लिए 7 मई को महामतदान है और विस्तार न्यूज आपको वहां कवरेज भी दिखाएगा। 7 तारीख के लिए ही चुनाव प्रचार करने आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रचार को लेकर दोनों दलों के बीच स्टार वॉर जारी है। एक दिन पहले यानी कि कल राहुल गांधी आए थे, वो भी जानकारी आपको दिखाई थी। खड़गे आ जाए वो भी बताया और 2 तारीख को प्रियंका गांधी आएंगी वो भी बताएंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, जरा उसे भी सुनिए। हमको इस चुनाव में जिताने का निर्णय लेना है। इससे पहले हमने चुनाव में सभी लोग आते थे, वोट मांगते थे और चले जाते थे, लेकिन ये चुनाव देश को एकता के साथ रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है।
और ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हमने हुकूमत की इस देश में 55 साल, क्या किसी का मंगलसूत्र हमने छीना? क्या किसी के जबरदस्ती टैक्स लगा के, ईडी और इनकम टैक्स को उपयोग करके लोगों को जेलों में डाला? तो भाई वो बीजेपी का अगर आपके पास आए घर घर तो आते नहीं, उनके पास बैठे जगह बटन होता है, दबाते रहते हैं। जब आएंगे तो पूछो। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक होकर पंजे को वोट दीजिए। देंगे ना? ये क्या है? पंजे को। अरे हाथ हमेशा तुम्हारा साथ रहता है भाई। कमल का फूल सुबह अगर तोड़ दिए, शाम में सब सूख जाता है। ये सूखने वाला फूल होना, क्या मजबूत काम करने वाला हाथ होना, आप बताइए। और आशीष दुबे हमारे सहयोगी, जो कि सुबह से ही लगातार नजर बनाए हुए थे इस घटनाक्रम में। आशीष, सियासी सरगर्मी तेज है, टेम्परामेंट हाई है, लेकिन जांजगीर चांपा जो गढ़ है, वहां आने की जरूरत क्यों पड़ गई मल्लिकार्जुन खड़गे को? 8 विधानसभा सीटें जो 8 की हैं वो सब हैं, फिर भी जांजगीर चांपा ही क्यों? नितेश, मैं ये बताना चाहूँगा कि जांजगीर की जो सीट है उसी 8 विधानसभा सीटों पर कब्जा है कांग्रेस का, और उन्हें ये डर है कि लगातार जैसे प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अमित शाह वहाँ सभा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीटें उनके हाथ से नहीं चली जाए। खास तौर पर कुछ एक जो समीकरण वहाँ तैयार हुआ था, उसमें भी जो चुन्नीलाल साहू है, चोलेश्वर चंद्राकर है, ऐसे कुछ कांग्रेसियों का जब भाजपा में प्रवेश हुआ तो कांग्रेस की चिंता इस बात को लेकर के बढ़ गई, जो राठौर समाज है, वहाँ साहू समाज है, सतनामी समाज है, और बाकी जो कांग्रेस के कैडर वोट है वो कहीं उनसे छीन न जाए। तो यही कारण है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो जांजगीर पहुंचे। उन्होंने सभा की, जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने संदेश दिया, और आपने सुनाया भी जो हमको, कि उन्होंने मोदी को लेकर के आड़े हाथों लिया। उन्होंने भाजपा को बताया कमल का फूल मुरझा जाता है, हाथ हमेशा जिंदा रहता है। गरीब, दलित, शोषित लोगों का खुद को वो हितैषी बताए, और तमाम तरह की बेरोजगार से लेकर रोजगार, तमाम मुद्दे बताए गए। हमने क्या दिखाया? आपने जो जानकारी भेजी वो तो हमने दिखाया। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और खबर है, उसमें जुड़ेंगे, आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन वक्त है जवानों के शौर्य का, जवानों के साहस का, जवानों की वीरता बताने का। खबर नारायणपुर से है, जहां एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कांकेर में 29 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद जवान लगातार एक्शन में है। रिपोर्ट देखिए, फिर सीधा संजय के पास रुख करेंगे। बस्तर की लाल भूमि में एक बार फिर से जवानों ने शौर्य का परिचय दिया है। यहाँ छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में मंगलवार सुबह डीआरजी और एसटीएफ के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो गए। इनमें 3 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इन सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटना स्थल से बंदूक समेत भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है, जैसा AK-47 सहित और काफी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के टेकाबेटा इलाके में बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इस सूचना के आधार पर सोमवार देर रात जवान सर्चिंग पर निकल गए थे। जवान मंगलवार की सुबह जब इस इलाके में पहुंचे तो यहाँ नक्सलियों ने उन्हें देखते ही फायरिंग खोल दी। जवाबी कार्रवाई में तमाम नक्सली मारे गए। 29 अप्रैल यानी कि कल रात से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो जाकर आज सुबह 6 बजे, जहां पर नारायणपुर और कांकेर का सीमा मिलता है अबूझमाड़ क्षेत्र में, वहां पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई और उसमें 3 महिला और 6 पुरुष नक्सली मारे गए हैं। कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है, किसी को खरोच भी नहीं आई। AK-47 राइफल जब्त हुआ है और बहुत सारे और आयुध जब्त हुए हैं। एमिनेशन बहुत जब्त हुआ है। उनका रसद, खाने पीने का काम सामान, वह भी जब्त हुआ है। कांकेर में 29 नक्सलियों को मौत के घाट उतारने के बाद नक्सलियों में भगदड़ की खबरें आ रही हैं, लेकिन लगातार शांति वार्ता की बात दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है।
अब देखना होगा कि क्या बस्तर की स्वर्ग भूमि जो खून से लाल हो चुकी है जल्द वार्ता के बाद शांति पा सकेगी या फिर गोली का जवाब गोली से देने की हनक में नक्सली इस भूमि को अशांत ही रखेंगे। शांति वार्ता की बात हो रही है, चेतावनी दी जा रही है, गोली चल रही है, सब कुछ हो रहा है। संजय, ये फिर से एक बार बड़ी सफलता मिली है, कैसे मिली, फिर आगे क्या चल रहा है उसके बारे में बताइएगा। नीतीश, बहुत बड़ी सफलता है। अब तो ये समझिए कि 10 नक्सली मारे गए हैं, कुछ सीसी मेंबर भी शामिल हो सकते हैं। सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है ये सबसे ऊंचा पद होता है नक्सल संगठन में, बहुत कम सेंट्रल मेंबर हैं। हालांकि बहुत ही अभी शुरुआती जानकारी है, लेकिन एक ऐसी जानकारी भी निकल के आई है कि एक सीसी मेंबर इस मुठभेड़ में मारा गया है। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा कि छत्तीसगढ़ में, बस्तर में कोई सीसी मेंबर मुठभेड़ में मारा गया है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत शुरुआती जानकारी है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी भी निकल के आई है। 10 नक्सली जो मारे गए हैं उनमें 30 महिला माओवादी हैं। संजय, एक चीज और, एक बिल्कुल, ये कमजोर कड़ी है क्या? ये मान लिया जाए कि कमजोर कड़ी नक्सलियों की मिल गई है या बौखलाहट है, उनके पास कहीं छिपने की जगह नहीं है इसलिए जवानों को सफलता मिल रही है? क्या चल रहा है अंदर खाने में? देखिए, मैं एक पूरा पैटर्न समझाता हूँ आपको। पहले क्या हुआ, पहले दक्षिण बस्तर का जो इलाका है, जो सबसे मजबूत इलाका था, जहाँ बीजापुर और सुकमा जैसे जिले आते हैं, यहाँ फोर्स ने लगातार कैंप खोले। आपको याद होगा कि हिड़मा के गांव पुअर्ती में भी कैंप खोले गए। इसके बाद नक्सलियों को नई जगह में शिफ्ट करना पड़ा और यही बात कही गई थी कि नक्सली शिफ्ट होकर अबूझमाड़ के जंगलों में आएंगे। ये देश के सबसे घने जंगल हैं, इन जंगलों तक बहुत कम पहुँच है प्रशासन की और यहाँ नक्सलियों का बहुत महफूज पनाहगाह था। नक्सली बड़ी संख्या में यहाँ आए, नक्सलियों के बड़े कैडर यहाँ आए और अब यहाँ फोर्स ने इन्हें घेरना शुरू कर दिया है। तो पहले फोर्स ने इन्हें दक्षिण बस्तर से खदेड़ा और इसके बाद जैसे ही नक्सली अबूझमाड़ के जंगलों में आए, फोर्स ने उन्हें घेर लिया और यही वजह है कि 16 अप्रैल को 29 नक्सली मारे गए, आज 10 नक्सली मारे गए हैं। दोनों ही मुठभेड़ में फोर्स को AK-47 जैसी बड़ी बंदूकें मिली हैं और इन बंदूकों को मिलने का मतलब, जो नक्सलवाद को समझते हैं वो जानते हैं कि कोई बहुत बड़ा कैडर का नक्सली मारा गया है, क्योंकि AK-47 बंदूक जो है वो जो सबसे ऊंचे कैडर के नक्सली होते हैं किस क्षेत्र में, वही लेकर चलते हैं। ऐसे में फोर्स ने आज जब एक इंसास राइफल और एक AK-47 जब्त की है तो ये बहुत बड़ी सफलता है फोर्स के लिए। और बस्तर में देखिए तस्वीर और संजय, जैसा कि पिछली बार हमारी बात भी हुई थी, आप बता रहे थे कि AK-47 मिलती है, यानी कि कोई टॉप लेवल का कमांडर होता है या बड़ा सरगना, जिसकी आप बात करें, पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिल्कुल कहा जा सकता है, निकट तक बात कही जा सकती है कि किसी बड़े नक्सली को मारने में सफलता मिल गई है। जी बिल्कुल, जैसे मैं कह रहा हूं कि जानकारी आ रही है कि या तो कोई सीसी मेंबर, लेकिन सीसी मेंबर क्योंकि बहुत कम है और बहुत बड़ी सुरक्षा घेरे में होते हैं, तो अगर सीसी मेंबर ना भी हो तो कोई DVC मेंबर, मतलब डिविजनल कमेटी मेंबर जो है वह तो इस मुठभेड़ में मारा ही गया है, यह बात तय मानी जा रही है। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। दूसरी बात, क्योंकि अबूझमाड़ का जंगल जो है ये बहुत सुरक्षित पनाहगाह था नक्सलियों के लिए। ये बिल्कुल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे बसा इलाका है, टिका मिटा इलाका। ये बहुत ही सुरक्षित पैसेज था नक्सलियों के लिए। इसी रास्ते से होकर नक्सली छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जाते थे। बिल्कुल संजय, बहुत सारी खबरें हैं शांति वार्ता पर। छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, जैसे बार बार सरकार कह रही शांति वार्ता के लिए तैयार है, तो क्या सामने से नक्सलियों के द्वारा भी कोई ऐसा प्रयास हो रहा है या सिर्फ नक्सली गोली का बदला गोली की फिराक में है? देखिए, सरकार बनते ही साथ विजय शर्मा ने कहा था कि शांति वार्ता के लिए हम तैयार हैं, नक्सली चाहे तो मोबाइल पे भी वीडियो कॉल पे बात हो सकती है। लेकिन नक्सलियों ने उसके बदले एक पर्चा भेजा। नक्सलियों ने कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जितने भी जवान हैं, जितने कैंप हैं, जवान सिर्फ कैंप तक सीमित रहेंगे, कोई नया ऑपरेशन नहीं चलेगा। और यहीं जाकर बात अटक गई, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो नक्सलियों को एक बार फिर अपने पैर पसारने का मौका मिलेगा। तो सरकार ने साफ कर दिया कि वार्ता तभी होगी जब नक्सली कोई शर्त ना रखें। लेकिन नक्सली एक शर्त पे अड़े हुए हैं कि जितने भी ऑपरेशन चल रहे हैं, जिनमें नक्सली मारे जा रहे हैं, वो ऑपरेशन बंद किए जाएं और यही जाकर और वहीं सरकार का कहना है कि बेशर्त आइए जनाब, शर्त के साथ समझौता नहीं होगा, वरना हमारे सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। संजय बस्तर में खड़े, उनके पीछे हरियाली और इसी हरियाली की रक्षा के लिए सारी जंग हो रही है। उम्मीद है कि शांति वार्ता या जो भी हो सरकार के कदम के द्वारा शांति अमन चैन काफी होगा। और
संजय, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण विश्लेषण देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बेहद संवेदनशील खबर की बात करेंगे, बेहद संवेदनशील खबर की बात करेंगे, क्योंकि कवर्धा में हुई एक घटना ने छत्तीसगढ़ की सियासत पर भूचाल ला दिया था। अभी क्या हुआ है? कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड कामठी गांव में असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। देखिए रिपोर्ट, फिर बात करेंगे सीधा सहयोगी से। कबीरधाम जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्राम कामठी में बीती रात असामाजिक तत्वों द्वारा करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। यहां सामाजिक तत्वों ने प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों द्वारा तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने कुकदूर थाना पहुंचकर अज्ञात असामाजिक तत्वों के विरुद्ध थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। ग्रामीणों ने तत्काल भगवान की मूर्ति को तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जब प्रभात फेरी में गए थे ना, तो हनुमान जी का जो जबड़ा है पूरा यहाँ से वो टूटा पाया। उसके बाद गांव में चर्चा चला कि हनुमान जी का जो मूर्ति है वो खंडित हो गया है। उस मंदिर प्रांगण में अनेक देवी देवताओं की मूर्ति है, जिसमें से हनुमान जी की भी है। हनुमान जी की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा इसके मुख को तोड़ दिया गया है। मामला हमको पता तब चला जब अभी प्रभात फेरी के समय, सुबह रोज निकलते हैं प्रभात फेरी में, तो उस समय देखने से मामला पता चला। वहीं पंडरिया एसडीओपी पंकज पटेल ने कहा है कि जिन्होंने भी मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की है उनकी जांच की जा रही है। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिली थी कि कामठी में जो हनुमान जी के मंदिर है उसके प्रतिमा को कोई खंडित कर दिया है। उसमें थाना कुकदूर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 295 AIPC के तहत, और जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे उस पर संबंधित धारा पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर मूर्ति तोड़ने वाले कौन हैं? आखिर मूर्ति तोड़ने वालों के मंसूबे क्या थे? आखिर मूर्ति तोड़ने वालों के मंसूबे क्या थे? कबीरधाम में आता है कवर्धा, कवर्धा से आते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा। दिलीप, अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते हैं विजय शर्मा, और ऐसे मामलों को तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या है प्रगति अभी तक? पुलिस ने किसी को पकड़ा? कुछ भी जांच हुई? छानबीन में कुछ सामने आया? देखिए, अभी तक जो भी इस कृत्य को किए हैं उनका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन जो पुलिस विभाग है वो लगातार उनकी पहचान, उनकी खोजबीन में लगा हुआ है। खुद जिले के एसपी अभिषेक पल्लव मौके पर पहुंचे हुए हैं और वहां तमाम तरह की जानकारी और लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी एक्टिवेट हो गई है और उन उपद्रवियों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर को खंडित किया है। आपको बता दें कि कवर्धा ऐसा संवेदनशील जिला है जहां इससे पहले भी झंडा विवाद हुआ था। झंडा विवाद के चलते दो समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई थी। इस लिहाजे से पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, हर पहलू पर नजर रखी हुई है, कहीं किसी तरह की हिंसा ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करके रखा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द पुलिस उन उन्मादी लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने इस प्राचीन सम्मान है, सारी चीजें हैं पुलिस के प्रति, लेकिन शुरुआती जो जानकारी है टाल मटोल वाली स्थिति नजर आई है कि किसी तरीके से टाल मटोल करने की कोशिश की है, बाद में एक्शन लिया गया है। देखिए, देश अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी तरह से समुदाय या किसी धार्मिक विशेष पे कोई भी मामला आता है तो जो भी प्रशासन है उसे पहले रोकने की कोशिश, संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जब किसी तरह के दबाव पड़ता है तब जाकर प्रशासन हरकत में आता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी है, लेकिन पुलिस की और जो प्रशासन है और सरकार की यही मंशा रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले पर कार्रवाई की जाए, किसी तरह की हिंसा ना हो, क्योंकि कवर्धा ऐसे भी कई ऐसे हिंदू मुस्लिम को लेकर कई बार हिंसा। लेकिन एक चीज जरूर दिलीप कि जिन असामाजिक तत्वों ने ये की है कायराना हरकत, वो जेल के पीछे हो और कठोर से कठोर सजा दी जाए। उम्मीद है कि गृह मंत्री जिस शैली के लिए जाने जाते हैं, न्याय के लिए और त्वरित जस्टिस के लिए, जैसे विस्तार न्यूज की खबर देखेंगे त्वरित रूप से उन असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे
बात करेंगे आगे और क्या मामले हैं। मामला क्या है, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की सभा से पहले रोड किनारे जिला प्रशासन ने बिना अनुमति झंडा लगाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बिलासपुर हम चल रहे हैं और वहां की बात कर रहे हैं। हुआ क्या, राहुल गांधी को आना था, झंडे लगे, उन झंडों को लेकर मामला तक दर्ज करने की बात हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है। सकरी थाना प्रभारी का कहना है कि इसमें नामजद जुर्म में दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से आई शिकायत के आधार पर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला क्या है, बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने पुलिस का विरोध किया था। झंडे लगाने को लेकर चल रहा था कि उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन क्लियर हो गया है कि नामजद किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बिलासपुर समेत अन्य जगह में भी यह अफवाह उड़ी थी कि मामले में देवेंद्र यादव के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुद्दा यह है कि झंडा लगाने को लेकर वाद विवाद हल्का हुआ था और उसमें नामजद किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आशीष हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं, उन साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी जानेंगे। लेकिन क्या विवाद हुआ था, जरा सुन लीजिए देवेंद्र यादव के साथ। ठीक है, आपने पूरे झंडे निकला दिए, निवेदन कर रहा हूँ, हमारे झंडे मत निकलाइए, आपसे आज हो, और इसके बाद भी आप करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा और आप एफआईआर कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर करिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। झंडा लगे रहेगा, ऐसे बहुत कानून हमने देखे, बहुत सवाल आपकी, ये सब गुंडागर्दी मत करो। ठीक है, यहाँ नहीं चलेंगे। ठीक है, आपने पूरे झंडे निकला दिए, हमारे बैनर फड़वा दिए और इसके बाद फिर आप करना तो एफआईआर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम राजी हैं इससे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, विस्तार न्यूज अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। अफवाह उड़ी, लेकिन विस्तार न्यूज के सहयोगी ने क्लियर कर दिया कि देवेंद्र यादव के विरुद्ध कोई मर्म कायम नहीं हुआ है। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशीष, झंडा विवाद संक्षिप्त में बता दीजिएगा और अभी क्या स्टेटस है, क्या मर्म कायम किया गया है, उसे बता दीजिएगा। जी हाँ नितेश, कल राहुल गांधी की सभा होने वाली थी सकरी में, सिंचाई कॉलोनी के मैदान में। उससे पहले जो है कांग्रेसी तैयारी कर रहे थे झंडा लगाने की। राहुल गांधी के आने से पहले की ये बात है। इन लोगों ने उसलापुर से और पूरा जो सिंचाई कॉलोनी का मैदान है लगभग 1.5 किलोमीटर को कांग्रेसी झंडों से पाट दिया था। इस बात को लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस बात को लेकर जब जिला प्रशासन और पुलिस बल वहां मौके पर पहुंची तब उन्होंने पाया कि वाकई लंबे लंबे झंडे लगे हैं। और उन्होंने जब ये झंडे निकालने की कोशिश की तब वे देवेंद्र यादव पहुंचे, जो बिलासपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और जैसे कि उनकी प्रवृत्ति है जुझारू, तो उन्होंने बात की जिला प्रशासन से भी और पुलिस से भी। और जैसा आपने वीडियो में देखा कि वे कह रहे थे कि अब हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो, एफआईआर भी करोगे तो वो अपन कर लेंगे उसको। तो कुल मिला के उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो मर्म कायम हुआ है वो अज्ञात लोगों के विरुद्ध हुआ है। आशीष जी बिल्कुल, ये सुबह से एक अफवाह उड़ रही थी कि झंडे जब्त होने के मामले में सांसद प्रत्याशी देवेंद्र यादव के खिलाफ में एफआईआर हुआ है। कुछ स्थानीय जो मीडिया है उन लोगों ने चलाया भी मामला, लेकिन हमने जब इसकी पुष्टि की, अभय सिंह बैस से बात की, सकरी टीआई जो थानेदार हैं सकरी के, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल उस मामले में सिर्फ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ में जुर्म। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बहुत सारी खबरें हैं और उस खबर का अब हम रुख करेंगे जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज है। लेकिन उससे पहले आशीष का आभार कर देता हूं, क्योंकि आशीष खड़े रहेंगे आपको खबर बताने के लिए जब तक विदा न कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक बार फिर बोरेबासी त्योहार मनाने जा रही है। कांग्रेस ने लेटर जारी कर सभी से बोरेबासी त्योहार मनाने की अपील की है। कांग्रेस ने 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बोरेबासी खाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने पत्र जारी कर कहा है कि इस बार भी हम 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बोरेबासी खाकर फोटो पोस्ट करने की भी अपील की है। दीपक बैज की अपील सुनिए, फिर सीधा आगे चलेंगे। तीज त्यौहार मनाना और पूरा त्यौहार मनाना ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, लेकिन जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने इसको जिंदा रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आते साथ इसको, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहती है। निश्चित रूप से 1 मई को मजदूर दिवस है। कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मजदूर भाई बहनों को, सभी लोगों को हम लोगों ने अपील कर रहे हैं कि भले ये सरकार मजदूर दिवस को मजदूर न माने, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा में मजदूरों का आत्मसम्मान दिल में है। इसलिए कल सभी फिर से बोरेबासी खाकर
अपना फोटो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप में शेयर करें ताकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाना है। उनको छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों से कोई लेना देना नहीं है। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उस दिन हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबके जो भोजन है उसको सम्मान देने के लिए बोरेबासी दिवस मनाने का फैसला किया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग चाहते हैं छत्तीसगढ़ में परंपरा जो हम लोग शुरू किया था वो जारी रहे। सबो जन कल बोरेबासी खाओ और अपन अपन सोशल मीडिया में जरूर डालें। देखिए, हमने देखा है कि कैसे इन्होंने बोरेबासी खाया है, चम्मच में, कांटे के चम्मच में। तो ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम भूपेश बघेल ने नहीं किया। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दूषित करने का उन्होंने प्रयास किया। वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता को बोरेबासी कैसे खाना ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रोज़ की दिनचर्या की ये हमारी परंपरा, संस्कृति और हमारा आचार विचार रहा है। और रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बोरेबासी को लेकर सियासत हो रही है। रवि, छत्तीसगढ़ियावाद की बात पिछली बार खूब हुई, भारतीय जनता पार्टी ने इसे वैमनस्य की बात कहा और कहा कि सब बराबर है, समानता, और इसी एजेंडे को लेकर गई बीजेपी, जीती भी। लेकिन अब फिर से ये मुद्दा वापस आ गया है और संस्कृति की बात आ गई है। नीतीश, बोरेबासी पर राजनीति हो रही है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर रोजाना बोरेबासी खाते हैं। और डिप्टी सीएम अरुण साव ने ठीक ही कहा कि छत्तीसगढ़िया को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो बोरेबासी कब खाएगा कब नहीं खाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग रोज़ बोरेबासी खाते हैं। मैं खुद रोज़ बोरेबासी खाता हूं सुबह। तो ये छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो राजनीति हो रही है, तो राजनीति के पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद काफ़ी प्रचलन में रहा 2023 विधानसभा चुनाव में, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टी ये दावा करती रही कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ियाओं को जिताना चाहते थे। तो यही वजह है कि लोग अभी जितनी राजनीतिक पार्टी है वो कोशिश कर रही है कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, इसको प्रमाण दे। लेकिन एक बड़ा अपडेट आपको मैं बता देता हूं नीतीश, क्योंकि कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय श्रमिकों के साथ जाएंगे, श्रमिकों के साथ मिलेंगे, उनसे भेंट मुलाकात करेंगे। और वो इसका कार्यक्रम रायपुर में रखा गया है सुबह 9:30 बजे। तो ये आरोप लगाना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अब राज्य के मुख्यमंत्री खुद श्रमिकों के साथ जाने वाले हैं। तो श्रमिकों का अपमान, श्रमिकों का सम्मान, इसका जो आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है, इस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक ही इस देश को खड़ा करने वाले लोग होते हैं। जी, आपने कहा कि मैं खुद खाता हूं, तो मुझे एक शिकायत है कि आप खुद बस खा लेते हैं, कभी हमको भी खिलाइए बोरेबासी। बहरहाल आगे बताएंगे कि ये वाद की बात की जा रही है, इसका कितना फायदा मिलता है रवि। और क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में तो हमने देख लिया कि ध्वस्त हो गया, अब फिर ऐसी तो संस्कृति में अनेक पहचान है और सबका सम्मान भी है, करना भी चाहिए, लेकिन इनके नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए रवि। बिल्कुल नीतीश, आपने ठीक कहा कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति रही है, छत्तीसगढ़ में जो किसान, मजदूर, आदिवासी है, ये रोज़ मेहनतकश लोग होते हैं, रोज़ घर से बाहर काम करने जाते हैं, तो अपने साथ टिफ़िन के डब्बे में बोरेबासी लेकर चलते हैं और अथान के साथ बोरेबासी खाते हैं, टमाटर चटनी के साथ बोरेबासी खाते हैं। लेकिन इस पर राजनीति इसीलिए हो रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ियावाद पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कहते रहे कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार है और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाकर यह प्रचार भी किया जाता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। 7 तारीख को मतदान है और मतदान से ठीक 7 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आप कहेंगे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, जरा बता तो दो। बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त डालेगी कल, जिसके चलते प्रदेश भर की महिलाओं में उत्साह है। देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए कि कल कैसे राशि आएगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सरकार 1 मई को तोहफा देने जा रही है। सरकार महिलाओं के खाते में महतारी वंदन की तीसरी किश्त जारी करेगी। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी। आज
छत्तीसगढ़ की 70 लाख माताएं बहनें आज कितने प्रसन्न हैं और अपने परिवार के विकास और तरक्की में उस 1000 रुपये प्रति महीने पाकर, महतारी वंदन योजना का पैसा पाकर अपने परिवार और प्रदेश के विकास में योगदान कर रही हैं। और कल 1 मई को उन्हें तीसरी किस्त भी कल मिलेगी। साय सरकार प्रदेश भर की महिलाओं के खाते में योजना की राशि का भुगतान करेगी। एक मई को जारी होगी महतारी वंदन योजना की किस्त। डीबीटी के माध्यम से किस्त होगी ट्रांसफर। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगी राशि। 1000 रुपयों की राशि होगी जारी। साय सरकारी की इस योजना की बात करें तो पीएम मोदी ने की महतारी वंदन योजना की शुरुआत। 10 मार्च को जारी हुई पहली किस्त। 70 लाख महिलाओं को मिला लाभ। 3 अप्रैल को जारी हुई दूसरी किस्त। 655 करोड़ रुपयों का हुआ भुगतान। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की बात की थी, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपयों की आर्थिक राशि दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आधी आबादी पूरा हक, बात आपकी थी, महिलाओं की थी, नारी शक्ति की थी, इसलिए हमने दिखाई आपको रिपोर्ट, खास रिपोर्ट आपको दिखाई। अब रुक करेंगे सीधा छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर भिंड पहुंचे थे राहुल गांधी। राहुल हाथ में संविधान लेकर बीजेपी पर हमला बोलते नजर आएंगे। रिपोर्ट देखिए, फिर बात करेंगे अनिल गौर से कि क्या था हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर भिंड पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने भिंड दतिया लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के पक्ष में एमजीएम मैदान पर चुनावी सभा की। इस दौरान राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने, अंबेडकर जी ने मिलकर, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई की और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो हिंदुस्तान की आवाज है, ये हमने बनाया। राहुल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुरैना का दौरा कर चुके हैं। पीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया था। संविधान से लेकर आर्मी के मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर हुए थे। अब राहुल भी हाथ में संविधान लेकर उसी शैली में हमला बोलते हुए नजर आए हैं। देखना होगा कि संविधान के नाम पर चलने वाली इस लड़ाई पर जनता किसका साथ देती है।
संविधान के नाम पर चलने वाली इस लड़ाई पर जनता किसका साथ देती है? अनिल हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनिल, पीएम भी आए, संविधान की बात की, बाबा साहब की बात की, राहुल गांधी भी आए, संविधान की बात की, बाबा साहब की बात की, ये चल क्या रहा है? किस वोटर को लुभाने के लिए मैसेज दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, जरा आप बताइए, क्योंकि आप वहां की भौगोलिक स्थिति को अच्छी तरीके से समझते हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश, राहुल गांधी ने उस लोकसभा का दौरा किया है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी भिंड लोकसभा का। भिंड लोकसभा से जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर बसपा के साथ बीजेपी और कांग्रेस का काफी वर्चस्व रहता है, त्रिकोणीय मुकाबला है। यही कारण है कि राहुल गांधी आज भिंड में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही, क्योंकि जिस तरीके से संविधान की बुक लेकर उन्होंने कहा कि इसी संविधान के बल पर देश आजाद होने के बाद कई लोगों को हक मिला, लेकिन जो बीजेपी के अमित शाह और तो अम्बेडकरवादी किसके साथ जाएंगे? जीतते हैं तो इस संविधान, अम्बेडकरवादी इस किताब को देखकर जाएंगे कि प्रधानमंत्री की हुंकार देखकर जाएंगे? लक्ष्य तो अम्बेडकरवादी दिखाई दे रहे हैं। 8 से 10% का स्विंग मान लिया जाए, 8 से 10% वोटर का। अनिल, बिल्कुल, देखिए नीतीश, जिस तरीके से सही कहा आपने, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर अगर बात करें तो जो वोटर्स है, चाहे वो संविधान उसको अम्बेडकर को लेकर या संविधान को लेकर, जिस तरीके से जो एक वोट महत्वपूर्ण वोट बैंक होता है उसकी संख्या कम है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहाँ पर हुंकार भरी और एक के बाद वहाँ से बीजेपी को लगातार निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है और कांग्रेस बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं वह जो दलित है, चाहे वो मजदूर हो या फिर पिछड़ा वर्ग हो, उनको लगातार नुकसान पहुंचा रही है। जो पूंजीपति है उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रही है। तो यही कारण है कि जिस तरीके से लगातार आज तो राहुल गांधी, कहीं संविधान बनाम संविधान की लड़ाई है और वोट टारगेट है अम्बेडकरवादी और एससी समुदाय, ओबीसी समुदाय, जो भी संविधान को बाबा साहब को आदर्श मानते हैं। अनिल, थक गए हैं आज, क्योंकि आगे लोकसभा यही करा रहे हैं, 7 बजे इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है, तो जरूर देखिएगा अनिल के नेतृत्व में लोकसभा। रसिका पांडे हमारे सहयोगी के साथ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर मुरैना चंबल अंचल में राहुल गांधी हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके ही साथी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला रहे थे। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन चंबल की राजनीति के एक और बड़े कांग्रेसी चेहरे ने कांग्रेस छोड़ दी है, वो भी राहुल गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे के दिन। रिपोर्ट दी। राहुल गांधी के ग्वालियर चंबल दौरे वाले दिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन चंबल की राजनीति के एक और बड़े कांग्रेसी चेहरे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस विधायक और एमपी कांग्रेस के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष रामनिवास रावत भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने रामनिवास रावत ने बीजेपी की सदस्यता ली। यही नहीं, रामनिवास रावत के साथ मुरैना महापौर शारदा सोलंकी ने भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। चंबल की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम रखने वाले श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत विजयपुर सीट से 6 बार के विधायक हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। रामनिवास रावत ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। अब उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद चंबल अंचल में कांग्रेस को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए। विवेक, 6 बार का विधायक, पार्टी ने इन्हें क्या नहीं दिया होगा, उसके बाद भी इन्होंने पार्टी का दामन इस जरूरत के समय छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया विवेक? देखिए नीतीश, अंदर खाने की खबर है कि आज शाम या फिर देर रात तक वो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे, अपना कांग्रेस के विधायक के तौर पर इस्तीफा दे देंगे और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाएगा। और अंदर खाने की खबर है कि विजयपुर में उपचुनाव होंगे और बीजेपी उन्हें मंत्री बनाएगी। और इस बात की पुष्टि उन्होंने इशारों में कर दी कि उन्होंने कहा कि वो 6 बार के विधायक हैं, कांग्रेस ने उनको 8 बार टिकट दिया, 6 बार जीत के इलाके में जीत कर गए लेकिन विकास नहीं कर पाए। अब बीजेपी में जाने के पास विकास कर पाएंगे, यानी कि सारा विकास बीजेपी कराती है। और विकास तो एक अलग वजह है, लेकिन अंदर खाने की जो खबर है वो ये है कि जब मुरैना में टिकट फाइनल हुआ था
तो उस वक्त नाराज़गी इस कदर थी रामनिवास के अंदर कि उन्होंने दिग्विजय सिंह से बात की कि आखिर नीतू शिकरवार को टिकट क्यों दिया गया, लेकिन पार्टी आला कमान ने नीतू शिकरवार को टिकट दिया। उसी दिन से रामनिवास रावत पार्टी से खफा हो गए, क्योंकि ये बात निकल के सामने आई कि रावत से सलाह तक नहीं ली गई, और जब रावत ने अपना कोई कैंडिडेट का नाम बताया तो पार्टी ने उसको सिरे से इनकार कर दिया। ये लड़ाई उसी दिन से शुरू हो गई थी, और जब 20 अप्रैल को विस्तार न्यूज़ ने इस बात की जानकारी दी कि रामनिवास रावत कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, तो 25 तारीख का दिन भी देखने के लिए मिला कि संभवतः मुरैना में जब प्रधानमंत्री वहां मौजूद हों तो उस वक्त रावत बीजेपी में ज्वाइन हो जाए। लेकिन आखिरकार कुछ दिनों तक बातचीत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से चलती रही, और आखिरकार 28 अप्रैल को यह तय हो गया कि उनको 48 घंटे के बाद, यानी कि आज ज्वाइन करना है। और देखने के लिए भी मिला कि तमाम सारे कार्यकर्ता निकल के बीजेपी बिल्कुल विवेक, और 6 बार का विधायक जब कांग्रेस अपनी पार्टी छोड़ दे तो इस पर भी सवाल हैं, विधायक क्यों छोड़ रहे हैं, विधायक पर भी सवाल हैं, तमाम चीजें हैं चल रही हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव जानकारी आपने दी है कि उपचुनाव हो सकते हैं, बहुत बड़ी जानकारी है, और यह जानकारी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज दे सकता है। कभी भी इस्तीफा सौंप सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, इसके बाद यहां उपचुनाव, विजयपुर में उपचुनाव का फैसला लिया जा सकता है। विवेक ने तमाम जानकारी साझा कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अगली खबर में हम आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। अगली खबर भोपाल से जुड़ी हुई है, वो भी महादेव सट्टा ऐप के सरगनाओं से जुड़ी हुई है। महादेव सट्टा ऐप के सरगनाओं में शामिल गिरीश तलेजा के 3 बुकी को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए इन सटोरियों को दबोचा है। इन सटोरियों में शहर के बड़े कारोबारी का बेटा भी शामिल है। इन आरोपियों का नाम दीप बजाज, हनीलाल, रितेश असुदानी है। आरोपियों के पास से मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सट्टे की रकम को तलरेजा के पार्टनर जसपाल पाली के पास ये सभी उतारते थे। पाली की गिरफ्तारी के लिए ईडी भी सर्चिंग कर रही है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनका रुख करेंगे। विवेक, महादेव सट्टा ऐप अभी भी चल रहा है, किस लेवल में चल रहा है, क्या ये ऑपरेट कर रहे थे? देखिए नीतीश, महादेव ऐप भले ही बंद हो गया है, लेकिन महादेव ऐप के पैटर्न में कई और ऐप काम कर रहे हैं, और ये पूरा ऑनलाइन सट्टा का एक नेक्सस है जो पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे समूचे देश भर में फैला हुआ है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश और देश भर की बात करूँ, ये पूरा सिंडिकेट दुबई से ऑपरेट होता है, और जिस गिरीश तलेजा की बात की जा रही है उसे गिरीश दुबई कहते हैं। और गिरीश दुबई वो शख्स है जो पूरे इंडिया में सट्टा किंग के नाम से जाना जाता है, और ये तीनों उसी की बुकी हैं। फिलहाल पुलिस ने तो दबिश इस बात की दी मुखबिर की सूचना में कि आईपीएल का मैच चल रहा है और वहां पे ऑनलाइन दाव लगाया जा रहा है, और पुलिस ने मुखबिर की सूचना में जाकर देर रात 3 बुकी को गिरफ्तार किया है। तीनों पेशे से तो कोई बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन उनको जब हमने बैकग्राउंड खंगाला तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी है का बेटा है, कोई कंस्ट्रक्शन कारोबारी का बेटा, कोई बड़ा कांग्रेस नेता का बेटा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो अंदर खाने की खबर ये है कि ये जसपाल पाली के लोग हैं। जसपाल पाली उस वक्त चर्चा में आए जब गिरीश तलेजा को भोपाल से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार किया। उस वक्त ये जानकारी निकल के आई कि गिरीश तलेजा के साथ साथ जसपाल पाली के यहाँ भी छापेमारी की गई, लेकिन जसपाल पाली ईडी को नहीं मिल पाए। लेकिन एक जो सबसे ये तो सामान्य जानकारी हुई है, एक विवेक वाली जानकारी होनी चाहिए, अंदर खाने की खबर। अब आगे क्या और जो इनका रैकेट है वो भी पकड़ने के लिए पुलिस तलाश में जुट गई है, और क्या चल रहा है अंदर खाने में, क्या चल रहा है विवेक? नितेश एक जो बड़ी बात है वो आपको बता दूं कि आखिर गिरीश तलेजा और जसपाल पाली का लिंक कैसे ईडी को मिला। जसपाल पाली की भोपाल में एक बेहद पॉश इलाके में प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में गिरीश तलेजा की दुकान है, और ये सबसे महत्वपूर्ण और एक्सक्लूसिव जानकारी है जो पुलिस के पास भी नहीं है। और पुलिस इस बात को सुन के जरूर इस कनेक्शन को मैच करेगी कि आखिर जसपाल पाली के प्रॉपर्टी में गिरीश तलेजा की दुकान कैसे ऑपरेट हो रही है। इन दोनों के ही नेक्सस में ही ये 3 बुकी भी सामने आए हैं। और अभी पुलिस से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक फ़ोन को ओपन कर लिया गया है जिसमें लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन मिले हैं। फिलहाल 6 फ़ोन हैं जो तकनीकी रूप से लॉक है, और उनका पासवर्ड पुलिस को नहीं पता है। उसे साइबर या किसी और एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा, जिससे कि
वो सारे तमाम डेटा निकल के आए कि आखिर ये कैसे बैठे बैठे मोबाइल के जरिए करोड़ों का व्यापार करते थे। और ये जो जानकारी निकल के आ रही है कि प्रदीप गिरीश सलरेजा की गिरफ्तारी के पास जसपाल पाली अंडरग्राउंड था और पूरा का पूरा व्यापार यही तीनों बुकी संभालते थे, जिन्हें कल चलाते थे। ये जानकारी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन अब आपके पास हो गई, यानी दर्शकों के पास हो गई, भोपाल के, मध्य प्रदेश के तमाम विस्तार न्यूज के दर्शकों की। ये है विस्तार न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी और लिंक। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देश दिखा दिया, मध्य प्रदेश दिखा दिया, छत्तीसगढ़ दिखा दिया, तो बाकी क्यों रह जाए खेल? क्योंकि खेल में आज बहुत बड़ा खेला हुआ है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। हुआ क्या है? टीम इंडिया के 2024 T20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हुआ है। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 15 टीम मेंबर्स को स्पॉट किया है। जिन्हें सवाल थे, प्रश्न चिन्ह थे कि रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे या नहीं, तो रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे। अजीत आगरकर की अध्यक्षता वाले सिलेक्शन कमेटी ने अहमदाबाद में लंबे चौड़े मंथन के बाद इस टीम का ऐलान किया है। इस टीम में 4 खिलाड़ियों को ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर भी रखा गया है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में 1 जून से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इस टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया, वहीं हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है। तो ये सब तमाम जो है जानकारी है वो T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई जानकारी है। तैयार हो जाइए, 1 जून से T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। सूर्यांश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्यांश, कौन है वो चेहरे? सूर्यांश, कौन है वो चेहरे जो टीम में नहीं है? जैसे केएल राहुल की बात हो रही है, क्यों इन्हें नहीं लिया गया और किन्हें लिया गया है, तो क्यों लिया गया है? नितेश, केएल राहुल की आप बात कर रहे हैं। केएल राहुल का अगर परफॉर्मेंस देखें अभी तो उतना अच्छा नहीं है। पिछले वर्ल्ड कप की बात करें या उससे पहले किसी आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो केएल राहुल का प्रदर्शन उम्मीदजनक नहीं रहा है। वो आकांक्षानुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं जैसा कि उनसे किया जाता है। जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, जिसके लिए वो टीम में शामिल किए जाते हैं, तो उस तरीके से वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप इस T20 स्क्वाड में देखेंगे कहीं ना कहीं युवाओं को ज़्यादा मौका दिया गया है और जिन्होंने आईपीएल में मेहनत किया है, आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मेहनत को फल ऐसा लग रहा है कि रंग लाने वाला है, इसीलिए उनको इस टीम में शामिल किया गया है। मैं आपको एक बार 15 सदस्यीय टीम बता देता हूँ। रोहित शर्मा जिनको यहाँ कप्तान बनाया गया है, टीम इंडिया के भी कप्तान है, अभी हाल ही में मुंबई की कप्तानी सटे हैं। हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पे शामिल किया गया है। शिवम दुबे, आईपीएल के प्रदर्शन को देखते हुए इनको शामिल किया गया है। आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, इन लोगों को शामिल किया गया है। बैट और स्पिन दोनों से कमाल दिखाएंगे। कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, यानी यजुवेंद्र चहल की वापसी हुई है। स्पिन में दमखम दिखने को मिलेगा। जो कुलचा फैक्टर है कुलदीप और चहल का, वो वापस आ गया है। उसके अलावा ही अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, जो अपनी पेस अटैक है उसकी तिकड़ी देखने को मिलेगी यहाँ पर। अर्शदीप सिंह की भी वापसी हुई। और जो रिजर्व ट्रैवलिंग है, जो टीम के साथ ट्रैवल करेंगे रिजर्व के तौर पे, शुभमन गिल, बिल्कुल तो तमाम महत्वपूर्ण जानकारी है। सूर्यांश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बेवजह आपने कुलचे का नाम ले लिया। कई लोगों को भूख लगाई होगी, दर्शकों को जिन्हें भूख लगाई हो खाना खा ले। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर राजनांदगांव की बताते हैं। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। बस का इंतजार कर रहे थे ये सभी मासूम और ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी है। दुखद खबर है और एक ही परिवार के 4 लोगों की ये दर्दनाक मौत हुई। राजनांदगांव से खबर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर दर्दनाक तस्वीरें हैं। 4 लोगों की, एक ही परिवार के इंतजार कर रहे थे बस का और उसी दौरान बस आई और इनकी मौत हो गई। इनको ठोकर लगी। की घटना है। यहाँ एक ही परिवार के 4 सदस्य बस का वेट कर रहे थे, तो एक सीमेंट से बची हुई ट्रक है, वो खैरागढ़ तरफ से आ रही थी, उसके द्वारा एक्सीडेंट कारित किया गया है और मौके पर ही 4 की मृत्यु हो गई है। हमारे तरफ से जो सरकारी राहत राशि होती है उसको तत्काल सहायता राशि दी जा रही है 25,000 एक परिवार को। इनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो मालिक है उनके पास से भी कुछ हमें आर्थिक सहायता की जाए, तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नियम कानून में है उससे पूरी मदद की जाएगी उनकी। तो सब कुछ आपको बता दिया। राहुल गांधी के तूफानी प्रचार से लेकर खड़गे के प्रचार, इसके साथ ही नक्सलियों पर जवानों की सफलता से लेकर खेल तक, सब कुछ आपको बताता है विस्तार न्यूज। शाम 6 बजे आपके शहर, आपके रिपोर्टर में। लेकिन आगे देखना मत भूलिएगा लोकतंत्र, जहां हम पकड़ेंगे सियासी नब्ज, जनता के बीच जाएंगे और देखेंगे कि
क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए विस्तार न्यूज, लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।